डिमांड पैदा करो तब प्रोडक्शन बढ़ाओ। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और समाज को जोड़ कर चलिए। आप अगर मीठा परोसेंगे तो कहीं से भी हवा कितनी उल्टी चले, आप कड़वाहट में कभी नहीं फंसेंगे। जिस पेड़ पे चढ़ो उस पेड़ के अंतिम छोर तक जाओ, बीच में कभी अपने रास्ते को मत छोड़ो। यही था उनका दूरदृष्टि, पक्का इरादा। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज पर देश का सबसे चर्चित पॉडकास्ट शो द कैंडिड टॉक। कहते हैं सफलता सिर्फ बड़े शहरों में नहीं जन्म लेती, कई बार वह छोटे कस्बों की गलियों से उठकर पूरे देश की पहचान बन जाती है। ऐसी ही एक सफलता की कहानी है राजेश कुमार अग्रहरी और उनके ब्रांड राजेश मसाला की। लेकिन हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, जोखिम का, मेहनत का और उस जुनून का जो हार मानना नहीं जानता। आज के इस पॉडकास्ट शो में हम जानेंगे कैसे सफर की कहानी जहां सपना छोटा था लेकिन हौसला बहुत बड़ा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैंडिड टॉक में। धन्यवाद मनोज जी, आपको, आपके चैनल को। आपका चैनल देश का प्रतिष्ठित चैनल है और मुझे अमेठी से बुलाकर आपने अपने दिल्ली के अपने स्टूडियो में आज ये जो स्थान दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। राजेश जी, गांव की गलियों में आपने एक सपना देखा राजेश मसाले का, और आज पूरे देश का एक चर्चित ब्रांड बन चुका है। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या संघर्ष की कहानी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है हर मनुष्य के जीवन में होता है, कुछ न कुछ वो पाना चाहता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पूरा हो इसके लिए दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी, इन चार चीज़ों को पकड़ के यदि आप चलेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। मेरा अपना जो मानना है कि परमात्मा उसी के साथ देता है जिसकी नेक नियति साफ होती है। किस सन में इसकी शुरुआत हुई और शुरुआती दौर कैसा रहा आपका? मैं इस सब सफलता के पीछे अपने माता पिता को देता हूँ। मेरे पिताजी यद्यपि अशिक्षित थे, वो स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन दूरदृष्टि उनकी बहुत बड़ी थी। हमारे यहाँ अमेठी में एचएल खुला और एचएल के खुलने के बाद वहाँ एक नई क्रांति आई और मेरे पिता ने देखा कि इसमें देश के कोने कोने से लोग आए हैं और उनको मसाले की ज़रूरत होगी, तो इसको ध्यान में रखकर मजदूरी पे पिसाई के लिए उन्होंने 16 इंची की चक्की और एक 10 हार्स पावर का इंजन लगाया। मैं उस समय पढ़ाई करता था और पढ़ाई के बाद जब रोज़गार की ज़रूरत थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों न इसी को बृहद रूप दिया जाए। मेरे पिताजी ये कहते थे, वो मेरे व्यवसायिक गुरु समझ लीजिए। आज के जो लोग एमबीए करते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी थे पूरी। उनका कहना था कि जिस पेड़ पे चढ़ो उस पेड़ के अंतिम छोर तक जाओ, बीच में कभी अपने रास्ते को मत छोड़ो। यही था उनका दूरदृष्टि, पक्का इरादा। और मसाले की चक्की में पिसाई करते करते मजदूरी पे आज राजेश मसाला ब्रांड देश के 3 टॉप ब्रांड में से एक है। और अमेठी कोई बड़ा महानगर नहीं है, अमेठी नगर पंचायत है। उस नगर पंचायत में कोई व्यावसायिक वातावरण नहीं था साहब, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का 2 लाख का लोन और मेरी माँ द्वारा जो एक महिलाओं की खजाना होता है, उनका जेवर, उनका सब कुछ, वो कुल मिलाकर 1 लाख रुपया उन्होंने मुझको 97 में दिया था। और 2 लाख का लोन, 2 लाख की सीसी, यही हमारी व्यवसायिक पूंजी। और इसी पे हमने सेम डे से ये मान के काम करना शुरू किया कि मैं 2 लाख का लोन, 2 लाख का सीसी का कर्जदार हूँ। हम अपने आप को मालिक नहीं सौंपिए। और सफलता की कुंजी यहीं से शुरू होती है। यानी कि मात्र 29 साल में आपने सफलता की सीढ़ी चढ़ी जी। आपका वार्षिक कारोबार कुल कितना है और कितने लोगों को आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दे रखा है?
इस समय हमें बड़ी खुशी होती है। कभी मैं रोज़गार के लिए दर दर भटका। जब मैंने बीए कंप्लीट किया 95 में, तो ये हुआ कि कोई नौकरी मिल जाए। 10-15 हज़ार की उस समय क्लर्क की नौकरी जो नहीं मिली, तो वही 1 लाख रुपया मेरी माँ ने मुझे दिया व्यापार के लिए। मैं माता पिता का अपने इकलौती संतान। उसी 1 लाख रुपए की पूंजी और बैंक के सहयोग से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के योजना के तहत जो हमको कर्ज मिला, उसी को मैंने सदुपयोग किया उसका। और पढ़ाई पीरियड में एक मुझे खाना बनाने का और खिलाने का, खाने का शौक़ था, तो वहीं से हमने मसाला बनाना शुरू किया। तो यार दोस्त जब बैठते थे तो कभी वो कमी बताते थे, कभी कुछ कमी, कभी कुछ कमी। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि साहब ये मार्केट में जो डिब्बा बंद ब्रांड हैं बड़े, उनसे अच्छा ये मसाला है। तो यहीं से दिमाग में ये बात उपज आई कि क्यों ना इसी मसाले को ब्रांड दिया जाए। तो मेरे पिताजी अशिक्षित थे, उनका कहना था कि मेरे नाम पे मत करना, नहीं मुझे जेल हो जाएगी, जैसा पहले होता था कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इसमें बड़ा ताम झाम रहता है। तो मैंने अपने नाम पर ही राजेश मसाला का नामकरण किया। अब आज राजेश मसाला नाम, जैसा कि आप जानते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में मसाले की ऑन डिमांड बिक्री हो रही है। संघर्ष की तो कहानी आपने बताई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी आता है, निराशा भी हाथ लगी कि मैंने गलत स्टेप ले लिया, व्यवसाय नहीं चलेगा या नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है, झटका लग रहा है, क्या कोई ऐसा भी दौर आया? देखिए, ये कोई कहे कि नहीं आया तो ये गलत बात है। हमेशा ऐसे झटके और दौड़ आते हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया ना, मेरे पिताजी कहते थे कि जिस पेड़ पे चढ़ो अंतिम छोर तक जाओ, बीच में रास्ता मत भटको। तो ये उसी के परिणाम था। जब मैंने व्यापार स्टार्ट किया तो पहले तो लोगों की निगाह नहीं गई, लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र विशेष में मसाले की ऑन डिमांड बिक्री शुरू हो गई, तो उस समय जो बड़े ब्रांड थे उन लोगों ने मुझको फंसाने और बजाने की व्यवस्था कर रखी। कॉम्पिटिटर्स ने, जिनको लगा कि ये मसाला लोकप्रिय हो रहा है, तो उसमें सैंपलिंग विभाग है, सेल टैक्स है जगह जगह। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जो जो सामने आता गया उसके निराकरण के लिए मैं संघर्ष करता रहा। अब उसमें जैसे मीडिया जगत से आप हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बैंकर हैं, हर जगह मुझे अच्छे अधिकारियों का, अच्छे लोगों का सहयोग मिला। और एक चीज़ मैंने और किया, सेम डे से अपनी कमाई का, टोटल प्रॉफिट का डे 1 से 25% मैं चैरिटी के लिए निकालता रहा। वाह क्या बात। मेरा अपना मानना है कि मेरी ताकत, हिम्मत, कौशल जो भी लगा है इस व्यापार को बढ़ाने में, उसमें 50% सहृदयता का कमाल है, जो लोगों की सहानुभूति, दुआ और उनके अच्छे विचार मेरे बारे में है, उसका भी मैं योगदान मानता हूँ। 25% अपने प्रॉफिट का चैरिटी में। जी जी जी। क्या क्या करते हैं? जैसा कि अभी आपने देखा कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में अमेठी जाना जाता है पॉलिटिकल उसके नाते, है ना। लेकिन आज आप चले जाइए जिला अस्पताल अमेठी में, असैदापुर में, वहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है वो मैंने जर्मनी से एयरलिफ्ट करा के उस दौरान वहाँ लगवाया। हेल्थ ATM 2 दिया, अल्ट्रासाउंड मशीन। और हमारे जनपद में जितने क्षय रोग से ग्रस्त होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान था कि ऐसे सक्षम लोग आएँ, तो पूरे जनपद में जितने टीबी रोग से ग्रस्त होते हैं उनको सबको हमारे द्वारा, हमारे प्रतिष्ठान द्वारा गोद लिया जाता है, उनको पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि प्राइमरी स्कूल को गोद लेने की बात आई, सरकार का आह्वान हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा घोषणा करते रहे स्कूल के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अमेठी जनपद में, अमेठी में देवी पाटन प्राइमरी पाठशाला बनाया गया है, जो 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया। अब उस प्राइमरी स्कूल में 90% दलित बच्चे पढ़ते हैं। काशीराम जी पहला चुनाव वहीं से लड़े थे, उसी मोहल्ले से, वहाँ 90% आबादी दलित की है। सारे बच्चे
जो विदेशी मिशनरियों द्वारा भ्रमित किए जा रहे थे बच्चे, और एक वहाँ चर्च का स्कूल खोला गया, वो सारे बच्चे अब उस स्कूल में पढ़ते हैं और वो पढ़ाई हाईटेक होती है उनकी। उसका सारा खर्च हमारे राजेश मसाला परिवार द्वारा उसका उठाया जाता है। हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी आपके बारे में राजेश जी, तो हमने पाया कि आप बहुत बड़ी संख्या में गरीब बच्चियों के विवाह भी कराते हैं। इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली? कैसे मन में आया कि हमें गरीबों की विवाह के माध्यम से सेवा करनी है? देखिए, अभाव, जो आदमी अभाव में जिया रहता है ना मनोज भाई, वो उसको समझता है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, मैंने 2 लाख का लोन लिया ना, लेकिन आज मेरे प्रतिष्ठान द्वारा एक कोष की स्थापना की गई है जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन 0% पे अपने पूरे जनपद के बेरोजगार नौजवानों को दिया जाता है बगैर इंटरेस्ट के। अब तक 600 लोगों को उससे लोन दिया जा चुका है। पैसा न चुकाए तो? जैसे जैसे बैंक गारंटी रखती है वैसे हमारे यहाँ गारंटी फार्म भराए जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं। उसकी हमने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 2009 से कर रहा हूँ इसको। पिता की मृत्यु के बाद मैंने राघव राम सेवा संस्थान बनाया और मैंने ये प्रण लिया कि नए जो नौजवान हैं, युवक हैं, पढ़े लिखे, बेरोजगार हैं, वो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो मैं उनको 1 लाख रुपया दूंगा विदाउट इंटरेस्ट। वो काम करें, साल भर बाद हमारा पैसा वापस कर दें। इस तरीके से काम। और जैसे बच्चियों की शादी है, मेरे बेटे की शादी थी 28 नवंबर को, तो अच्छा उछाव बधाव के साथ किया गया। मेरे परिवार की पहली शादी थी, मतलब 33 साल में मेरी शादी के बाद मेरे बेटे की शादी थी। तो मैंने परिवार के बीच में ये तय किया कि हम जो पैसा खर्च करेंगे उसका एक बड़ा अंश उन गरीब माँ बाप की बच्चियों को जाना चाहिए जिनके माता पिता का साया उठ चुका है। तो ऐसी 101 कन्याओं को चयनित किया गया और उन प्रत्येक कन्याओं को 1,51,000 का आर्थिक अनुदान दिया गया, उसी मंच पे जिस मंच पे हमारी बहू और बेटे बैठे थे। पहले उनको बैठा के ससम्मान उनको अनुबंध पत्र हमने दिया और उनको भोजन कराया, नए वस्त्र में वो सेलिब्रेट किया कार्यक्रम को। तब मैंने अपने बहू और बेटे को बैठा के आशीर्वाद दिलवाया। तो ये एक सामाजिक, देखिए हम एक व्यवसायी हैं। हम व्यवसाय करते कहाँ साहब? समाज से। हमारा जो 1 रुपये का 5 रुपये का मसाला पाउच खरीदता है उसी से हमको लाभांश आता है, जो मैं इतने बड़े बड़े काम करता हूँ। तो मेरी कमाई पे उस सोसाइटी का भी पूरा असर है, पूरा हक है जिस सोसाइटी से हम धन अर्जित करते हैं। राजेश जी, क्या यह बात सच है कि शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर में आप दुकान दुकान जाकर खुद भी राजेश मसाला देते थे, बेचते थे? मैं खुद भी नहीं साहब, मैं फेरी किया हूँ। स्वयं मोमबत्ती से पैक करके मेरी माँ, मेरे पिता, मैं 3 ही एम्प्लॉय थे और तीनों लोग, मैं पिसाई करता था, मेरे माता पिता के साथ कांटे पर बैठ के मैं पैक करता था, झोले में ले करके उसको गांव गांव जाके, बस्ती बस्ती जा करके, कैंटीन मेसों में जाके मैं पैदल 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के 40 किलो का 20-20 किलो के 2 झोले लेकर के मैं पैदल चल के मसाला बेचा हूँ। और मैं शाम को जब आता था तो थका हुआ होता था, तो गर्व की अनुभूति करते हुए आराम से अच्छी नींद सोता था। तब भी मैं बहुत खुश था। लेकिन राजेश जी कहते हैं कि बिजनेस में बहुत चुनौतियां होती हैं, और जब आपने शुरुआत की 97, 98 में, उस दौर में आपको क्या कभी अभी महसूस हुआ कि मेरे सामने कई बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जो पहले से इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, मसाले के ब्रांड हैं, तो उनके सामने आप कैसे टिक पाएंगे? देखिए साहब, सबसे बड़ी तो दिक्कत हमको तब हुई, पहले खाने पीने की वस्तुओं पे लिखा रहता था डेट ऑफ एक्सपायरी। बाद में FSSAI ने एक नियम लागू किया, उसको हटाकर बेस्ट बिफोर अप टू लिखना शुरू किया। तब मेरे पास साधन संसाधन नहीं थे, मेरे पास जानकारी के अभाव था, मेरे पास कोई लीगल टीम नहीं थी। मैं दिन भर मजदूरी, पिसाई करके, फेरी करके मसाला बेचता था। उस समय मेरे ऊपर 20 से 22 मुकदमे ऐसे कुटिल लोगों ने लगवा दिया, कॉम्पिटिटर्स ने। लेकिन मेरे मसाले की सेल ऑन डिमांड लोकल और आसपास के जनपदों में फैल गई थी। इससे लोग चिढ़ गए, लेकिन मैं उससे हार नहीं माना।
मुझे किसी ने परेशान किया तो मैंने अपने से नीचे वालों को कभी परेशान नहीं किया, मैं उस परेशानी से लड़ा। आज मेरे पास हर तरीके की लीगल टीम है, अच्छी लैब है और मेरे पास वो साधन संसाधन भी है कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ लेते हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नए रोज़गार परक युवकों को चयनित करके जो विदाउट इंटरेस्ट ऋण देने का काम किया है, ये इसी सबसे प्रेरित होकर किया हूँ। क्या आपने ऐसा भी कोई जोखिम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था? देखिए, जैसे कि मैं व्यापार करता हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी है व्यापार, दूसरे पे समाज सेवा, तीसरे पे मैं राजनीति भी करता हूँ। मेरी पत्नी 2007 से कंटिन्यू कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को हराते हुए चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष, हाँ, लगातार 2007 से और अब तक लगभग 20 वर्ष। 20 वर्ष। इस बार जो हमारे सपोर्टर हैं वो जीते हैं, चूँकि हमारी सीट रिजर्व हुई थी, लेकिन कांग्रेस अब तक वहाँ झंडा नहीं गाड़ पाई। उसका कारण है, जब आप व्यवसाय भी करोगे, समाज सेवा भी करोगे, राजनीति भी करोगे, तो लोग आपको झंझावट में डालने का प्रयास करेंगे। बसपा के रिज्यूम में कांग्रेस की जो चढ़ी कला थी, तो मेरे ऊपर 22 से 23 आपराधिक मुकदमे फर्जी लगाए गए, देशद्रोह तक लगाए गए। लेकिन कानून पे विश्वास, मैं कानूनी लड़ाई लड़ता रहा और सब में बाइज्जत, जब कोई चीज़ घटना घटे बिना आपके ऊपर FIR हो रही है तो मैं बरी हूँ। सच तो सामने आएगा ही। हाँ, सच सामने आएगा साहब। और उसके बाद जहाँ तक है रिस्क की, तो एक बार मैंने प्रयास किया कि अपने नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए अच्छे मन से अच्छा काम किया जाए, तो मैं माइनिंग में भी गया, अपना टैक्स पे ही पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन वो हमको सूट नहीं किया। तो मेरे पिता की जो मशवरा था कि जिस पेड़ पे चढ़ो उसको बीच में मत छोड़ो, तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मैं FMG ग्रुप का काम करता हूँ, फूड प्रोसेस यूनिट का, तो हमें इधर ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। सर, आपने राजेश मसाले के बारे में तो बताया, लेकिन आपका पूरा नेटवर्क, पूरा समूह, पूरा उद्योग किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब मसाला की, स्पाइस की स्वीकार्यता समाज में बढ़ी और मार्केट दिनों दिन ग्रोथ की ओर जब गया, तो लोगों को विश्वास जम गया। आज राजेश मसाला विश्वास का एक दूसरा नाम है, क्वालिटी का, गुणवत्ता का, शुद्धता का। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अचार, पापड़, हींग, राघव भोग आटा, सेवई, रोस्टेड सेवई, इन सब को भी मार्केट में FMG ग्रुप में हमने लॉन्च किया और अपनी गुणवत्ता परक उत्पादन की बदौलत आज हमें ये कहने में संकोच नहीं है कि मार्केट में जितने भी ब्रांडेड आटा और ये इस प्रोडक्ट के ब्रांड हैं, आज उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और हमारा इसका भी टर्नओवर ठीक ठाक गति से बढ़ रहा है। अब दिनों दिन बढ़ता ग्रोथ, ऑन डिमांड बिक्री, इस बात का स्वयं में द्योतक हो जाती है कि क्वालिटी और गुणवत्ता बेहतर है। और अभी और बहुत से प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं, साल भर के अंदर अभी और कई प्रोडक्ट आने वाले हैं। 2 लाख के लोन से स्टार्ट करके आज हमारा वार्षिक टर्नओवर राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का 1500 करोड़ है। इसी वर्ष हम 2000 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 2000 करोड़ का। हमारी कंपनी में जहां मैं एक खुद के रोज़गार के लिए गली गली घूम रहा था, आज 3240 लोग परमानेंट हमारे यहाँ रोज़गार कर रहे हैं। और अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने भामाशाह अवार्ड से भी हमको सम्मानित किया है। और ये सब जो हमारा रोज़गार इस गति से बढ़ रहा है, इसके पीछे निश्चित ही शासन और सरकार की व्यापारियों के प्रति अच्छा रवैया भी सहयोगी है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का मतलब आप निष्कंटक, किसी प्रकार की फिरौती
गुंडई, रंगदारी, ब्यूरोक्रेट द्वारा उत्पीड़न, इन सब से हम सबको राहत है। और मैं आम व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। आज व्यापारी आराम से व्यापार करता है, उसका गल्ला सुरक्षित होता है। गल्ला उसको कहते हैं जो दिन भर की बिक्री रखी जाती है। आज गोली मार कर छीनने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता रोड पे। अगर कहीं घटना हुई तो 24 घंटे के अंदर वो टंगा मिलता है। तो इसका सबका भी बड़ा योगदान है। राजेश जी, 29 साल पहले आपने 2 लाख से व्यापार शुरू किया था। क्या आज के दौर में 2026 में कोई युवा सपना देखे कि उसके पास लाख 2 लाख रुपया ही है, फिर भी वह व्यवसाय कर सकता है, सफल हो सकता है? क्या राय देंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि फूड प्रोसेस में लोग आएं। स्थापित ब्रांड ये चाहते हैं लोग ना आए, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग आएं। उसके पीछे कारण है। अगर ऐसी सोच न होती, ऐसा सहयोग न होता, तो मैं पहली बार 2 लाख लोन के लिए 3 बार बैंक गया था। तब से आज तक बैंक एक पैसा लोन लेने नहीं गया हूँ। और पैसे की आवश्यकता नहीं। आपको अगर किसी दुकान की समोसा और कचौड़ी अच्छी लग जाएगी तो साहब 10 रुपये का समोसा खरीदने के लिए आप 20 रुपये का डीजल और पेट्रोल फूंक के वहाँ जाएंगे। तो गुणवत्ता और स्वाद अगर आप बेहतर दे सकते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पूरे प्रतिष्ठान पे ना किसी बैंक का लोन है, ना किसी बैंक का किसी प्रकार की देनदारी है, ना तो मार्केट में कोई देनदारी है। आज हमारा मसाला ऑन डिमांड बिकता है। लोग एडवांस पैसा भेज के तब मेरे प्रोडक्ट को डिलीवरी पाते हैं। तो मुझे पैसे कहाँ ज़रूरत है? तो जो चीज़ मेरे ऊपर लागू है यही चीज़ आम नागरिक जो भी करेगा उसके ऊपर भी लागू होगा। मैं कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि का उद्योगपति परिवार का नहीं हूँ। मेरे पिता मजदूर खेतीहर किसान थे। तो जो चीज़ मेरे ऊपर लागू हो सबके ऊपर लागू है। हाँ, जो चीज़ आप व्यापार करें, जिस चीज़ का भी व्यापार करें, तो उसमें गुणवत्ता अगर आपकी सर्वोत्तम है साहब, तो आपको कभी धन आने नहीं आएगा। व्यवसाय सफल हो, इसके लिए एक आपका मूल मंत्र, और क्या कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे व्यवसाय आपका असफल हो, इसके बारे में? मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। डिमांड पैदा करो तब प्रोडक्शन बढ़ाओ। अगर आप ये करेंगे तो आप ना तो सीसी के और बैंक के भगोड़े घोषित होंगे, डिफाल्टर घोषित होंगे, और ना आपको धन की कमी आएगी। हम पहले डिमांड पैदा करते हैं तब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। हमारी सफलता का यही एक मूल मंत्र है। आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान में भारतवर्ष आगे बढ़ चला है। आज यूट्यूब, फेसबुक पर आप देखिए तो लोग टोपी पहन के नारा लगाते मिल जाएंगे कि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे राजा थे, हम आज दलित हो गए हैं, आज हम गरीब हो गए हैं, आज हमारा धन संपत्ति सब ले लिया है, फला ने ले लिया, फला ने ले लिया। आप समझ सकते हैं। मैं जाति टिप्पणी पे वो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप ये नारा मत लगाओ। आपके बाप दादा राजा थे और वो बाद में उनकी संपत्ति, उनका धन लूट गया, तो किस कारण लूटा इस पे ध्यान दीजिए। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और समाज को जोड़कर चलिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे सरकार की, देश की छवि खराब हो। और मेरा अपना मानना है यदि आप ऐसा करते हैं, आप अगर मीठा परोसेंगे तो कहीं से भी हवा कितनी उल्टी चले आप कड़वाहट में कभी नहीं फंसेंगे। और लोग जो सोचते हैं कि मैं गाली दे करके राजनैतिक लाभ ले लूँ, सामाजिक लाभ ले लूँ, ऐसा करके लाभ उनको तो क्षणिक होगा, लेकिन खाई इतनी गहरी होगी कि आपके बच्चों को उसी वातावरण में सांस लेना पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिविटी रखो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, मैं एक हिंदू हूँ, मैं गीता पर विश्वास रखता हूँ, भगवान कृष्ण के कर्म फल पर विश्वास रखता हूँ, पुनर्जन्म पे मैं आस्था रखता हूँ। मेरा अपना मानना है
कि हमें अपने पास पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद पसंद करते हों। मैं आज एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के यहाँ तक अपने उद्योग धंधे को लाया हूँ। जो मेरी जीवन लीला समाप्त होगी तो क्या कोई इसकी गारंटी है कि जिनको हमने तंग किया उस घर में मेरा पुनर्जन्म न हो? उस घर में भी हमारा पुनर्जन्म हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा विराट सोचो, धर्म संगत आचरण करो और सबको उसी तरह जीने का अधिकार है जो हमें है। हमें अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी पे डाका डालने का कभी कोई अधिकार नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। और एक लिमिट के ऊपर धन का कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना मानना है, जो मैं खाता हूँ, जो मैं पहनता हूँ, इससे ज़्यादा जो मेरे पास धन है मैं उसका चौकीदार हूँ। राजेश जी, सफलता मिलने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है या और अधिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? नहीं, देखिए, सफलता तो मिलती है कठिन परिश्रम से, लेकिन उस पर टिके रहने के लिए आपको परिश्रम के अलावा उसके धरातल में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे लोगों की संगत से ही मिलेगी। यदि आपके जीवन पर एक फिल्म बनाई जाए तो सबसे भावुक पल कौन सा होगा? मैंने अपने पिता की एक एक्सीडेंट को देखा है, जो धन के अभाव में उन्होंने 3 महीने इलाज नहीं कराया, और उस समय मैंने उनकी पीड़ा को देखी है। इसीलिए आज कोई माँ, कोई पिता जब अपने बच्चे को, अपने पति को मेरे पास लेके आती है, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी हूँ पॉलिटिकल उसमें, तो मैं उस समय उसके आँखों में अपने माता पिता की वो बेबसी देखता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, आज 20 साल हो गए मुझको क्रिटिकल एम्बुलेंस चलाते हुए। पूरे जनपद में जितनी लावारिस लाशें होती हैं उनका अंतिम संस्कार मेरे प्रतिष्ठान के लाभांश से किया जाता है। जो भी एक्सीडेंट होता है पूरे जनपद में कहीं भी, तो हमारी क्रिटिकल एम्बुलेंस उसको अटेंड करती है और उसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसका इलाज की व्यवस्था तब तक करती है जब तक उसका कोई वारिस ना आ जाए। तो मेरा अपना मानना है कि सबको इसी तरह करना चाहिए। और सक्षम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो समाज के प्रति भी जवाबदेह हों। ये मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं करता हूँ। मैं सरकार को राजस्व दे करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता हूँ कि हमें किसी को नहीं देखना है। हमें सरकार को राजस्व भी देना है, जिस समाज में मैं व्यापार करता हूँ उसको भी देखना है, जिस राष्ट्र में मैं रहता हूँ उसको भी देखना है, और जिस धर्म में मैं आस्था रखता हूँ उसको भी देखना है। वाह, क्या बात है। राजेश जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। हमारा समाज अक्सर सिर्फ सफल लोगों की सफलता को देखता है, बुरे दौर और संघर्ष को नहीं। ऐसा क्यों? जो चीज़ चमकती है वही दिखाई पड़ती है। जब धुंधली रहती है तो उसको कोई नहीं देखता साहब। इस पे हमको कुढ़ना नहीं चाहिए, हमें चमकने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी कोई ऐसा भी पल आया निराशा का, जब आपने अंदर ही अंदर खूब रोया हो, लेकिन आपने अपनी बात समाज के सामने नहीं लाई? हाँ, जब मेरे ऊपर अनावश्यक बगैर घटना के FIR और पुलिस प्रशासन उत्पीड़न का दौर चला तो कष्ट तो हुआ, लेकिन मैंने ये मन में ठान रखा था कि इस झंझावट से हमें निकलना है, और अगर मैं ना निकला तो मेरे आने वाली पीछे की पीढ़ी, परिवार से मतलब नहीं है, पीढ़ी मतलब जनरेशन, वो भी कभी नहीं निकल पाएगी। मैं एक मजदूर खेतिहर परिवार में पैदा होकर अमेठी जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। पत्नी मेरी 4 बार से लगातार चेयरमैन। तो मेरा अपना मानना है कि सबको इसी तरह करना चाहिए, और सक्षम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो समाज के प्रति भी जवाबदेह हों। संघर्ष में कभी अपनी हिम्मत मत छोड़िए और किसी गलत रास्ते को मत चुनिए। गलत रास्ते का मतलब कि किसी आफत मुसीबत में झंझला के वो जो जीवन को समाप्त करने की एक परंपरा कभी कभी सुनने को मिलती है, उससे दूर रहना चाहिए। जीवन अनमोल है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा।
तो ये मनुष्य का तन मिला है, तो हमें इसका सदुपयोग करना है। कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। आपको कभी यह महसूस हुआ कि बड़े ब्रांड, बड़े बिजनेस घराने राजेश मसाले को पनपने नहीं देंगे, आपके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे? देखिए, ये बात सही है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। जो लोग बुराई करते हैं ना, ये वही हाल है कि गरीबी से लड़ने की बात करने वाले नेता जब उनका कुर्ता फटा रहता है तो अमीरों के प्रति जहर उगलते हैं, और जैसे ही वो जनता के सहयोग से सत्ता बल उनको मिलता है तो 5 साल के अंदर वो 7 पुश्त को खर्च करने के बराबर की दौलत जब इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ही हमारी विरासत मिले, योग्य को ना मिले। यही है सामंतवाद, यही है जातिवाद, और इससे ग्रसित व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका छुटकारा आध्यात्म से मिलेगा। अच्छे लोगों की संगत करो और ये मानो जो सर्वथा सत्य है कि जीवन सबका समाप्त होगा, अगला जन्म कहाँ होगा इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। तो अगर आप ये मानेंगे तो गीता ही आपके लिए सबसे बड़ी नाव तैयार मिलेगी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्म फल, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म ही के हिसाब से ही आपका आगे का पुनर्जन्म निश्चित होगा। राजेश जी, मसाला उद्योग की बात करें तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है मिलावट, क्वालिटी से कंप्रोमाइज। तो इस चीज को आपने अपने ब्रांड से कैसे दूर रखा? देखिए, मैं मानता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं ही अच्छा मसाला बेचता हूँ। कोई भी ब्रांड वाला, जितने भी ब्रांड हैं, अपने ब्रांड से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। एक आपने सुना होगा नाम कालनेमी का, आजकल बड़ा चर्चा में है। तो हर जगह कालनेमी हर क्षेत्र में है। कुछ डी बनाने वाले लोग होते हैं जो भटके हुए लोग हैं। कोई भी ब्रांड जब चल जाता है तो उसका नकल करके और डुप्लीकेट सप्लाई चेन एक बनाते हैं, जो बहुत बड़ा रैकेट चलता है। तो उनको किसी के जीवन से मतलब नहीं है। आज आप पुड़िया ले गए तो कल आप मत खरीदो, इससे मतलब नहीं, जो खरीदोगे उसका डी बना देंगे वो। तो ये ऐसे लोगों की करामात है। और मेरा अपना मानना है कि जितने भी अच्छे ब्रांड हैं सब बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट अपना बनाते हैं और सब अच्छा क्वालिटी रखते हैं। लेकिन हाँ, जो भी गंदगी फैलती है वो समाज में कुछ लोग हैं, उनके लिए सरकार अपना काम करती है। मैं समझता हूँ और अच्छे से करना चाहिए। जो डी बनाने वाले रैकेट अगर पकड़े जाएं तो उनको 302 से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो सजाए मौत होती है उससे भी बड़ा सज़ा देना चाहिए। इसलिए कि अगर कोई हत्यारे को फांसी होती है तो वो एक आदमी की हत्या करता है, लेकिन जो डी बना के बेचने वाले लोग हैं वो कितने लोगों की किडनी लीवर ख़राब करेंगे, कितने लोग अकाल मौत मर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस पर कानून सख्त होना चाहिए। और हम लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य है। कुछ चरित्र की भी बात होती है। हम दूसरे को वही खिलाएं जो हम खाना पसंद करते हैं, जो अपने बच्चों को खिलाना पसंद करते हैं। हमें आर्थिक हित के लिए किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। राजेश जी, क्या भारतवर्ष में बिना उच्च राजनीतिक संपर्क के बड़े उद्योग खड़ा करना संभव है या नहीं? बिल्कुल साफ संभव है। आप जैसा चश्मा लगाएंगे आपको वैसी दुनिया दिखाई पड़ेगी। मेरे पास तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मैं कभी किसी बैंक के पास 97 के बाद सीसी कराने नहीं गया, लोन मांगने नहीं गया। आज बैंकर, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बैंकर स्वयं मेरे ऑफिस में आते हैं, वो हमारी डिमांड पूछते हैं। तो आज परिवर्तन तो हो गया। मैंने कहा ना, देश बढ़ चला है, हमें सहयोग करना चाहिए। एक समय साहब वो भी था, मैं व्यवसायिक क्षेत्र से हट के बात कर रहा हूँ, कि लोग धान की रोपाई कर लेते थे, लेकिन जब सूखा पड़ जावे और खेत में खलिहान में घास फूस हो जावे तो उसकी निराई के लिए लोग जेवर रखते थे बैंक में, महाजन के यहाँ।
सूद पे पैसा लेते थे, आज तो बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है। तो सरकार तभी कर रही है जब सरकार के कोष में पैसा है। पैसा कहाँ से जाता है? पैसा टैक्स पेयर देता है। टैक्स पेयर कौन है? ज़्यादा रेवेन्यू जाता है इंडस्ट्रीज से। तो सब अपना अपना काम करने साहब, किसान अपना काम कर रहा है, मजदूर अपना काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट अपना काम कर रहा है, पॉलिटिशियन ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर ये सब ईमानदारी न होती तो आज विश्व पटल पे देखिए सारे मुल्क जिस तरह परेशान हैं, आज भारत उसमें सबसे बेहतर स्थिति में है। तो इसी कारण से एक आखिरी सवाल, अपने 29 साल के संघर्ष, अनुभव, सफलता के तजुर्बे के आधार पर आप हमारी सरकार से या देश के आम लोगों से अगर आप कुछ कहना चाहते हो द कैंडिड टॉक के माध्यम से, तो क्या कहेंगे? देखिए, आपका डायनामाइट न्यूज़ चैनल पूरा देश देखता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन सब अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी व्यक्तिगत अप्रोच भी अच्छी है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देश जिस रास्ते पे चल पड़ा है, किसी भी झंझावट में हमें उससे पीछे नहीं हटना है। हम सबको सरकार के अच्छे काम, अच्छी नीति निर्माताओं का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इसी में देश और समाज का भला है। और मैं उन भाइयों से भी एक अपील करना चाहता हूँ जो किसी कुंठाग्रस्त से 500 साल 1000 साल पहले का इतिहास निकालकर अपने समाज में रहने वाले लोगों पे गाली और फब्दी न कसें। हम अगर आज गरीब हुए हैं तो अमीर बनने के लिए हमें संघर्ष और नेतृत्व की क्षमता अपने अंदर स्वयं जागृत करना पड़ेगा और अपने बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, डायनामाइट न्यूज से शानदार और खूबसूरत बातचीत के लिए। धन्यवाद, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलने पर, और ऐसी मुलाकात बराबर बनी रहे। तो ये थे राजेश अग्रहरी जी, जिन्होंने हमें तमाम सवालों के जवाब दिए। राजेश जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसे या पहचान का नाम नहीं है, बल्कि वह विश्वास है जो इंसान अपने सपनों पर करता है। एक छोटे से प्रयास से प्रारंभ हुई यात्रा आज लाखों लोगों की रसोई तक पहुंच चुकी है। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और डायनामाइट न्यूज को सब्सक्राइब करें। मैं मनोज टिबड़ेवाल आकाश आपसे फिर मिलूंगा द कैंडिड टॉक के अगले एपिसोड में देश की एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक धन्यवाद।